बेसिक नहीं कर सीशार वगैरह का चलते हैं थोड़ा और मतलब लीड आइटम पे लीड ये टीम मेंबर आते हैं जब स्टार्ट हुई कब 5 बजे से 5:30 हां तो अभी स्टार्ट हो जाएगा अभी ये तो खत्म होने वाली है। अच्छा कितने बजे एक दिन में खत्म हो जाएगी ठीक है इसमें नई स्टार्ट होगी ना बैच। हाँ भाई तो हमने क्या किया था समझो पुलिस दे देना मुझे कपिल त्यागी कौन है मोहम्मद आरिफ कौन है इरशाद अली 8 लोग हैं टोटल ठीक है आप लोगों का एक मॉक इंटरव्यू होगा प्रिपेयर हुआ जब सब लोग इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन प्रिपेयर है हाथ खड़े करो बस 2 लोग तुम्हारा क्या नाम है करण नागर तीन लोग बाकी लोग नहीं जाना चाहते हो नहीं इंटरव्यू होगा इंटरव्यू नहीं निकलेगा ना भगा भी दूंगा मैं हाथ उठाने से मतलब नहीं है हाथ तभी उठाना जब इंटरव्यू देने लायक हो दे सकते हो प्रोसीजर होता है ऐसे थोड़े ना मैं कूड़ा करके उठा के दूंगा बाहर ऊपर चला जाएगा कोई भी जाएगा और उसके बाद नाम खराब करके चला आएगा आप लोगों का प्रोसेस यही है कि आप लोग एक मॉक देंगे मॉक आप लोगों का क्लियर होता है तो मैं आपका नाम एनरोल कर दूंगा और आप लोग चले जाएंगे सीबीटी करवा दूंगा मैं इमीडिएट अब आप लोग डिसाइड कर लो कब देना है 1-2 दिन में जब भी आपको लगे प्रिपेयर आप हो आप बता दो मैं आपका मॉक डिसाइड करके करवा दूंगा क्योंकि अभी हमारी एक नेक्स्ट बैच जाएगी सैटरडे को इस सैटरडे में जो लिस्ट जाएगी उसमें मैं नाम पॉसिबली दे सकता हूँ उन लोगों का जो लोग मुझे लगेंगे कि सही हैं ये लोग काम कर सकते हैं ऊपर जाकर ठीक है अब आपका टाइम है प्रूव करने का अप्रूव कर सकते हो तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं आप ट्रेनिंग करो आगे अगली बैच के लिए तैयारी करो चलो फिलहाल के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे एपीआई की जिसमें हमने क्या किया था कल एपीआई पे डिस्कशन किया था और एपीआई बनाई भी थी जिसमें हमने रिपोजिटरी में कंट्रोलर पे क्या किया था 2 एपीआई बनाई थी एक हमने गेट की बनाई थी और एक अपने पोस्ट की बनाई थी एम्प्लॉय को गेट किया था और पोस्ट करने का काम किया था ठीक है ये तो हमने परफेक्टली अभी जो काम किया था वो किया था अब इसके अलावा मुझे ये सीखना है इसमें पूरा थ्रेड कंप्लीट करना पहले तो इसमें डिलीट करना है गेट कस्टमर माल गेट एम्प्लॉय बाय आईडी करना है और अपडेट करना है ये जो बाकी एपीआईज हैं उनके भी हम लोग कंसर्न क्रिएट करते हैं और समझते हैं और उसके बाद इसमें समझते हैं कि हम लोग इसमें और क्या डिफरेंसेस और क्या इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं पॉसिबली और क्या हो सकता है इसके अंदर इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले इस पूरी चीज पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे क्या देखना अभी मैं इसके कुछ और ऑपरेशंस हैं जिन्हें मैं क्रिएट करने जा रहा हूं मतलब गेट पोस्ट तो हमने कर लिया था ठीक है एग्जैक्टली गेट पोस्ट तो हमने कर लिया था लेकिन हम कुछ और क्रिएट करेंगे
और क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे, सिंपली समझना, यहाँ पर हम लोग गेट पोस्ट के बाद कुछ चीजों को क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे अपना रिपोजिटरी के अंदर चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर हमने किया था गेट पोस्ट और गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इन सर्विस को हमने अपने सर्विस के अंदर क्या किया था, इंप्लीमेंट किया था। तो हमने पॉसिबली जो जो चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट की थी वो क्या था, अगर हम लोग यहाँ पर सर्विस के अंदर देखें तो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी ये भी था, गेट एम्प्लॉयज था और पोस्ट एम्प्लॉय था। इतना सब सही था, वर्किंग भी था, ठीक है। अब देखो एक चीज है यहाँ पर, जैसे अभी हमने एक गेट एम्प्लॉय गेट बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, राउटिंग का कंसर्न जो है वो क्यों है, कब करते हैं। मान लो मैंने एक मेथड और बनाया, ठीक है, और ये भी मेथड हमारे पास, इसका जो एट्रीब्यूट रहेगा वो क्या रहेगा, http गेट रहेगा ये, ठीक है। सो दिस वन में बी http गेट, इट्स http गेट एक बनाया, और इसमें आपने क्या लिया, आईडी ले लिया, और गेट एम्प्लॉय बाय आईडी आपने यहाँ पर क्या किया, कॉल किया, ठीक है, और आपने क्या पास कर दिया, तो जो भी आप आईडी देंगे उस आईडी के रिस्पेक्ट में जो एम्प्लॉय होगा वो आएगा, ठीक है। इसमें जो आएगा आप देखेंगे, अगर रिजल्ट आपका यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल आ रहा है तब तो मतलब एम्प्लॉय है, ठीक है, ऐसा नहीं है तो क्या आएगा, नॉट फाउंड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दो वर्ब बनाए, एक आपने मतलब एक बनाया गेट, मतलब गेट बनाया जो कि इंट बाय आईडी है ये, ठीक है, और दूसरा आपने बनाया यहाँ पर गेट, इट्स अ गेट। अच्छा एक काम करेंगे, गेट ऑल एम्प्लॉइज इसका नाम दे देते हैं हम लोग, गेट ऑल एम्प्लॉइज, इसको करते हैं गेट एम्प्लॉय बाय, ये भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने दो अलग अलग मेथड का नाम दे दिए, ये क्लियर हो गया कि भाई ये ऑल एम्प्लॉय गेट करने का मेथड है और ये क्या है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी करने गेट है। लेकिन दोनों के ऊपर अगर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करें तो बोथ हैव द http गेट एट्रीब्यूट, क्योंकि दोनों में डेटा गेट ही कर रहे हैं। फर्क इतना है कि इसमें हम सारा डेटा गेट कर रहे हैं और इसमें हम स्पेसिफिक आईडी के बिहाफ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इन एपीआई को जरा सा टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है, प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। So you can just to be open the postman रन कराएंगे, पोस्टमैन यही हमने पीआई का कॉल किया था, गेट, ये हमारे पास पोस्ट था एंड सो ऑन। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर गेट था, ये जो हमने कॉल किया था, गेट को कॉल किया था, ठीक है। ये अपना गेट एट्रीब्यूट है। आई मीन अगर देखा जाए तो एपीआई तो हमारे पास यही थी और यहाँ पर हमारे पास गेट और पोस्ट हैं, दोनों के दोनों हैं, ठीक है। और
अगर अभी हम लोग इसको गेट को चलाएं, मतलब अगर मैं गेट वाली एपीआई को चलाता हूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे, तो पहले रिक्वेस्ट सेंड होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या एग्जैक्टली होता है। आप पहले रन होने दीजिए। अब ये रनिंग है, जब तक रन नहीं कर जाता तब तक कोई रिस्पांस नहीं आएगा, प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। देखो एग्जैक्टली देखो यहाँ पर बेसिकली जो एरर आई है, इस एरर को समझ लेना। यहाँ पर जो एरर आई है अभी सर्वर की तरफ से, सर्वर 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। ये जो एरर है इसका मतलब क्या है कि जो सर्वर है, ये एरर कोड की नहीं होती है। देखो जब कभी 500 एरर आए, ऐसी एरर जो होती है कोड की एरर नहीं होती है, ये एरर होती है सर्वर की इंटरनल एरर। अब सर्वर की इंटरनल एरर का क्या मतलब हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है कि सर्वर के अंदर इंटरनल एरर है। कंपाइलेशन तो गधे कोड का होता है, सर्वर थोड़ी कंपाइल होता है। सर्वर किस सिचुएशन में एरर दे सकता है, वैसी सिचुएशन बताइए मुझे। इस सर्वर को कनेक्ट ना करने का क्या मतलब है? सर्वर थोड़ी किसी कनेक्ट कर रहा है। नॉनसेंस ऐसे आंसर मत करो, नहीं भगा दूंगा मैं। सर्वर को रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट पे एरर दे दिया। आज घर जाके सब लोग सर्वर की जो HTTP स्टेटस होते हैं उसके बारे में सब लोग पढ़ेंगे। HTTP स्टेटस कौन कौन से हैं और उनका क्या मतलब है, घर पे जाने के बाद अच्छे से पढ़ना है। सर्वर एरर का मतलब हो सकता है, देखो सर्वर के कई इश्यूज होते हैं। सर्वर एरर का मतलब होता है, जैसे सपोज करो मैं एक सर्वर हूँ, ठीक है, मैं एक सर्वर हूँ और मान लीजिए मुझे किसी को ऑनबोर्ड करना है, मुझे एक बंदे को ऑनबोर्ड करना है जिसका नाम रमेश है। मुझे रिक्वेस्ट आई कि मुझे रमेश को ऑनबोर्ड करना है, ठीक है, लेकिन वहीं पर इमीडिएट मैंने बोला कि ठीक है रमेश को भेज दो, और जैसे ही रमेश मेरे पास आए वहां पर सपोज करो एक साथ दो रमेश आ गए, एक साथ दो रमेश आ गए। मुझे परमिशन क्या थी? एक रमेश को ऑनबोर्ड करने की। एक साथ दो रमेश आ गए, तो मैं क्या करूंगा वहां पे? मैं किसी को नहीं कर सकता, मेरे साथ कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सिस्टम है वो सिस्टम नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम को क्या पता कि इस रमेश को करना है उस रमेश को करना है। वो बोलेगा ये एक तरह का इंटरनल प्रोसीजर है, एक इंटरनल कंफ्यूजन है जो सर्वर के अंदर एम्बिगिटी कहलाती है। वहां पर एक मेथड की एम्बिगिटी हुई है कि एक जैसी दो मेथड सर्वर को मिल गई और सर्वर वहां समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी वाली मेथड को प्रोसेस कराए, क्योंकि आप देखेंगे जो मेथड हमने दो बनाई, ये दोनों मेथड क्या है? वो गेट है। दोनों मेथड आपकी गेट है। जब आपने दोनों मेथड गेट बनाई और कंट्रोलर को कॉल किया तो वो दिखेगा एक कंट्रोलर पे दो गेट मेथड, आपको कंफ्यूज होगा कि कौन से कॉल करना है, पहले कॉल करना है दूसरा कॉल करना है, क्योंकि दोनों तो गेट ही है।
सर्वर के साथ ना, मतलब यहाँ पर कोड में कोई इशू नहीं है, यहाँ इशू कहाँ पर है, सर्वर के साथ। कोड यहाँ पर एरर नहीं दे रहा है, ये सर्वर का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आता है सर्वर इंटरनल एरर 500। ठीक है, और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर ये सोल्यूशन है, क्योंकि ये बताएगा भी है। यहाँ पर देखो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, these are the ambiguous methods, ये बोल रहा है ना यहाँ पे given method matches specific message suitable। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से एक ambiguous match एक्सेप्ट है ये। इसमें क्या हो रहा है कि दो मेथड आपकी सेम एट्रीब्यूट पे सेम स्पेसिफिक वर्क पे उसे मिल रही हैं, इसकी वजह से सर्वर उसको रिजल्ट या डिनाई कर रहा है कि वो प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, इस सिचुएशन में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा राउट, कि भाई कौन से राउट को कॉल करेंगे, तो कौन सा मेथड यहाँ पर कॉल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी राउटिंग, और राउटिंग में बेसिकली यहाँ पर आप यूज करेंगे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, यूज करेंगे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट यू नीड टू बी स्पेसिफाई व्हाट विल बी द कॉल, मतलब कौन से एट्रीब्यूट को कॉल करना है, इसे कॉल करना है या इसे कॉल करना। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट से एग्जैक्टली होता क्या है कि जो हमारा मेथड का नाम होता है उस नाम को हम मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब जैसे एक फीचर आपने पढ़ा था ओवरराइडिंग का, ओवरराइडिंग क्या होता है कि पेरेंट थिंग को चाइल्ड से क्या होता है मॉडिफाई किया जाता है। जब हम कोई भी एट्रीब्यूट लगाएंगे किसी भी मतलब किसी भी मेथड के ऊपर, तो क्या होगा कि उस मेथड के नेम को जो उसका जो नेम और उसके जो पैरामीटर होंगे वो उनको मॉडिफाई कर देगा, उनको चेंज कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो आपको जो नाम जो कॉल करना होगा, जो आप ओवरराइड करते समय जो नाम देंगे उसी नाम से क्या करेंगे आप कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत ही आसान टेक्निक होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जिस नाम से इसे कॉल करना है, जैसे मुझे मान लो गेट एम्प्लॉइज को कॉल करना है, बट कॉल करना है इसको सेम नाम से, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और लगाऊंगा क्या, एक राउट के अंदर जाएंगे और राउट में सिंपली आप यहाँ पर पास करेंगे राउट का अपना। ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉइज या कुछ भी आप दे सकते हैं जिस नाम से आप इसे कॉल करना चाहें। ठीक है, तो मैंने गेट ऑल एम्प्लॉइज दिया, द सेम प्रोसेस एंड द सेम प्रोसेस वी कैन पास दिस वन, इसको भी मैं ऐसे पास करूंगा, बट इस बार मैं यहाँ पर दूंगा गेट एम्प्लॉय बाई। ठीक है, अब आईडी में चूंकि आईडी का भी कंसर्न है, वी कैन जस्ट पास द पैरामीटर लाइक आईडी, दिस इज द टेम्पलेट। ठीक है, सो अगर मैं इस तरह से पास कर दूंगा और इसको मैं वापस रन कराऊंगा, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। अभी तक आपने जो शुरुआत से starter.cs के अंदर किया था वो आपकी कन्वेंशनल राउटिंग थी, वो एक कन्वेंशनल राउटिंग थी। अभी जो आप कर रहे हैं ये एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है। एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग हमेशा एपीआईज के अंदर प्रेफरेबल होती है, एपीआई में ज्यादा यूज होती है। फिर भी कंफ्यूजन उसे होगी ना, क्योंकि गेट तो आएगा, जब आप डायरेक्ट गेट करेंगे कॉल करेंगे तो में एरर आ जाएगी। आइए फिर से कॉल करते हैं। अब देखो, अब कॉल करने का टेक्निक क्या रहेगा, अब कॉल करने का टेक्निक रहेगा कि आपको जो मेथड कॉल करना है, आप एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम फिर स्लैश, फिर क्या करेंगे आप मेथड का नाम देंगे। जैसे मुझे कॉल करना है, मान लो गेट ऑल एम्प्लॉइज कॉल करने हैं, तो मैं गेट ऑल एम्प्लॉइज वाली मेथड को क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा। ठीक है, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो गेट ऑल एम्प्लॉइज मतलब जो भी ऑल एम्प्लॉय का डेटा होगा वो मुझे रिटर्न होकर के मिलेगा। So we can check that. देखो डेटा आपका आ गया, यहाँ पर आपका डेटा नीचे जेसन में कन्वर्ट होकर सारा आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर अगर आप कंट्रोल सी करेंगे आप देखेंगे आपको सारा डेटा यहाँ पर आपने पास जो था वो क्या हो गया, यहाँ पर 2 रिकॉर्ड था, 2 के 2 रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए। इसका मतलब क्या है, ये आपका परफेक्ट वर्किंग है। ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पर केवल अजय का रिकॉर्ड चाहिए, आई मीन 2 आईडी के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड चाहिए, तो उस सिचुएशन में जब मैं दोबारा कॉल करूंगा मैं एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके आई मीन एक डुप्लीकेट टैब ओपन करेंगे यहाँ पर, और इस टैब के अंदर मैं क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉई, मतलब 2 आईडी का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और कॉल करूंगा किसको, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, जस्ट बी स्लैश आईडी मान लो दिया मैंने 2।
ठीक है, नाउ लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सेंड किया, देखो एक डेटा मिला मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर जो एक डेटा मिला वो केवल मिला मुझे किसका, अजय का। देखो एक रिकॉर्ड केवल इस बार मिला है और ये अजय का मिला, मतलब दोनों मेथड हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। यहाँ पर ये रिकॉर्ड में जी मिला, अजय का मिला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा जब रियल टाइम वर्क होता है ना, एक कंट्रोलर के अंदर हम लोग ऐसे बहुत सारे सैकड़ों मेथड बनाते हैं, सैकड़ों मेथड बनाएंगे, क्योंकि एक कंट्रोलर हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारे एचटीटीपी के हम लोग, और ये एग्जैक्टली जो हम लोग ये डिफाइन करते हैं ना, ये जो चीज बताते हैं गेट एम्प्लॉय बाय आईडी या गेट एम्प्लॉय जो भी है ना, इसको हम लोग एपीआई के अंदर बोलते हैं एंड पॉइंट। एपीआई का इसको एंड पॉइंट बोला जाता है। जो मेथड होती है वही एंड पॉइंट होता है। एग्जैक्टली होता क्या है कि एक रियल टाइम में एक कंट्रोलर के एन नंबर ऑफ एंड पॉइंट बनते हैं। एक कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे एंड पॉइंट बनते हैं, वो ये 100 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जब आप बहुत सारे एंड पॉइंट एक कंट्रोलर में बनाएंगे तो होगा क्या कि आपके पास वर्ब तो लिमिटेड है, भाई वर्ब तो 4-5 ही हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, मैच, यूज तो 5 ही करोगे, और मेथड आपके पास 100 होंगी। अब हो सकता है कि पोस्ट के 10 मेथड बन गए, 10 एंड पॉइंट पोस्ट के बन गए, 10-15 गेट के बन गए, 10-5 डिलीट के बन गए, ऐसे बहुत सारे बन गए। तो अब ये कंट्रोलर या सर्वर वहां पे तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे ही वो एक से ज्यादा वर्ब के 2 मेथड पाएगा कंफ्यूज हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा फिर किसको कॉल करना है, वो एरर देने लगेगा। वहां पर आपको एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग दे करके, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर करके बताना पड़ता है कि कौन से एट्रीब्यूट पे तुम्हें कौन सा मेथड कॉल करना है। क्लाइंट जब यूज करने लगेगा तो अपना वो एंड पॉइंट स्पेसिफाई करेगा और वर्ब स्पेसिफाई करेगा, फिर उसके बाद जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको उसका रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग हर मेथड को, जितने भी आप मेथड बनाएंगे कंट्रोलर के अंदर, हर मेथड के नेम को ओवरराइड कर सकते हैं, उसके नाम को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग मेथड बनाते हैं कंट्रोलर के अंदर, उसका नाम अपने हिसाब से रखते हैं, लेकिन क्लाइंट जो होता है जिसको एपीआई कॉल करनी होती है उसको एक क्लीन यूआरएल देना होता है। एक क्लीन यूआरएल, क्योंकि एपीआई की यूआरएल दूसरे यूजर्स कॉल करते हैं, जनरली वो मोबाइल डेवलपर हो सकते हैं, आईओएस डेवलपर होते हैं, एंगुलर या रिएक्ट डेवलपर होते हैं जो कॉल करते हैं, तो उनके लिए आपको एक क्लीन यूआरएल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्लीन यूआरएल पॉसिबली हम लोग इसी तरह से बनाते हैं जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट लगा करके उस एक्चुअल यूआरएल को मॉडिफाई कर दिया जाता है। हालांकि रियल टाइम में इसको थोड़ा सा और भी ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, फ्रीक्वेंट नहीं किया जाता है, इसके लिए अलग से फाइल कॉन्फ़िगर की जाती है प्रॉपर, उसके अंदर सारे एंड पॉइंट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं और फिर लाकर उन्हें लोड कराया जाता है। थोड़ा सा प्रोसीजरल होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में ऐसे नहीं होता है कि कैसे भी कर दो, कितना छोटा सा कर दो, नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा सिस्टमैटिक होगा, कोड लेंथी होता है चीजें, लेकिन काम यही, किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो काम यही होगा, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है, प्रोसीजर हमेशा बड़ा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि वहां पर सिस्टमैटिक होता है, लेयर बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं, तो थोड़ी सी अलग चीजें होती है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर अब बाकी सबके चेंज करने हैं एट्रीब्यूट, यू कैन जस्ट कॉल फॉर एवरी राउट। मतलब अगर मेरे पास मान लो यहाँ पर पोस्ट का है, मैं यहाँ डायरेक्टली पोस्ट करना चला के मैं यहाँ पर बेसिकली अपने हिसाब दे सकता हूँ, जैसे मैंने कहा मान लो क्रिएट एम्प्लॉई, ठीक है, ऐसे मुझे अगर मान लो डिलीट का चलाना होगा तो डिलीट एम्प्लॉई, मतलब हर चीज को क्या करेंगे हम लोग राउट की मदद से मॉडिफाई कर देंगे, हर राउट को मॉडिफाई कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको यूज और इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आपको आगे के मेथड भी इंप्लीमेंट करने हैं, तो मैं एक दो और आपके पास हैं। डिलीट इंप्लीमेंट करना है, so let's say delete, I mean employee, and just to be delete employee by id, that's int id, ठीक है, and just to be update employee, so employee update employee should be employee, ठीक है, इनको भी इंप्लीमेंट कर लो आप। सर्विस के अंदर जाइए, पेंडिंग मेथड जो भी हैं इंप्लीमेंट कर दीजिए, तो ये भी आ गए। डिलीट करना है आपको तो बहुत ही आसान होगा, आप क्या कर सकते हैं, where emp इक्वल टू जो भी अपने पास db कॉन्टेक्स्ट है, db कॉन्टेक्स्ट डॉट employees dot singular default is such that e dot I mean id
आईडी अगर है, हम क्या बोलेंगे, इफ emp नॉट इक्वल टू नल, तब तो करेगा डिलीट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, db context डॉट एम्प्लॉइज डॉट you have a remove and just to be and db context dot save changes return emp, जो भी डिलीट हुआ है, else you can just to be return what। ठीक है, ये आपका डिलीट का मेथड हो गया। सिमिलरली आपको अपडेट चलाना है, तो डिलीट भी इधर ही अपना है। ठीक है, अपडेट में क्या करना है, डेटा आपका यहाँ से रेडी होके आ ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड इवनिंग, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, db context dot employees dot what, pass the db context dot save changes return, that's it। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। सिमिलरली कंट्रोलर में जाइए, यहाँ पर आप बाकी मेथड को इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो डिलीट आपको करना है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एंड जस्ट टू बी डिलीट इंट आईडी, और सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो सर्विस है उसे कॉल करेंगे। तो इफ अपने एक बात बोलेंगे, इफ आईडी नॉट इक्वल टू आईडी इक्वल टू 0, अगर आईडी क्या आपके पास है 0 आ रहा है, तो रिटर्न करेंगे आप यहाँ पे बाइड रिक्वेस्ट। क्या रिटर्न करेंगे, बाइड रिक्वेस्ट। ठीक है, एल्स क्या करेंगे आप, डिलीट करेंगे यहाँ पर। तो डिलीट करने में क्या होता है, अपने पास दो कंसर्न होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस को कॉल करें, डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है, और पास कर दें उसके अंदर आईडी, तो जो आईडी आप देंगे उसके रेस्पेक्ट में अगर आईडी मतलब आपका एम्प्लॉय अगर डिलीट होता है, ठीक है, तो हम यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, नल आ रहा है, नल नहीं है, तो रिटर्न करेंगे आप यहाँ पर ओके। क्या रिटर्न करेंगे, ओके। ठीक है, और रिजल्ट दे देंगे जो डिलीट हुआ एम्प्लॉय है। और ऐसा है नहीं, अगर मान लो नल आ गया तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, क्या रिटर्न करेंगे, नॉट फाउंड, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय मिल नहीं रहा है जो आपने आईडी दिया हुआ है। ठीक, एंड दैट्स इट। ये डिलीट करने का पूरा कोड अपना हो गया। सिमिलरली आपको अपडेट वाला इंप्लीमेंट करना है, तो आपका अपडेट वाला है, अच्छा इसका भी आपको क्या करना है, http delete and just to be change the route delete employee, ठीक है, and just to be pass the right। Similarly update, तो public आई एक्शन रिजल्ट अपडेट, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे आप एम्प्लॉय में बी emp ना, वर्ब http पुट, ठीक है, पुट एंड जस्ट टू बी राउट भी सेट कर सकते हैं इसका हम लोग। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय, दैट्स इट। और यहाँ पर आप बोलेंगे इफ, ठीक है, emp इक्वल टू नल, अगर emp नल आ रहा है तो जस्ट टू बी रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, फिर ये बैड रिक्वेस्ट होगी एक। ठीक है, एल्स अगर नहीं है तो डिलीट करिए वेयर रिजल्ट इक्वल टू, हमने एम्प्लॉय सर्विस डॉट अपडेट एम्प्लॉय, हाँ, और यहाँ पास कर देंगे अपना आप emp। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप रिटर्न कराएंगे। ठीक है, मैं चेक करेंगे इफ रिजल्ट अगर आपका आ गया नॉट इक्वल टू नल, तब तो ये परफेक्ट होगा, रिटर्न करेगा ओके ओके, और ये रिजल्ट को अपडेट कर देगा इसके अंदर। और ऐसा नहीं होगा
तो नॉट फाउंड भी ये क्रिएट कर सकता है, तो रिटर्न करेगा ये नॉट फाउंड और उसके अंदर दे देगा अपना ये ना क्या देगा, रिटर्न नल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये मैसेज थ्रो आउट करेगा। 30 नहीं नहीं इनका 4 .NET C# में क्यों लग रहा है C# भैया उसमें कोड तो C# भी लगेगा ना। हाँ गूगल ने अनाउंस किया कब ये किया है 3 दिन पहले। हाँ हो गया। अच्छा सारी मेहनत पानी क्या करेंगे TCS और SCL वाले एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये अपने अपडेट वाले कोड हो गए। एक बार चलिए इनको जरा इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। तो अभी मैं 1-2 एम्प्लॉई और ऐड करता हूँ यहाँ पर। पहले हम लोग पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिया मैंने, मान लो ये हो गया क्रिएट एम्प्लॉई, और इसके अंदर बॉडी में जो डाटा आपको पास करना है, डेटा पास कर लो। नीरज और ये कुछ है डेटा, मैं एक बार इसको क्रिएट कर देता हूं। टाइम लेता है। चलो ये हमारे पास एम्प्लॉय क्रिएट हो गया है, होपफुली इसका रिस्पांस आ गया है। बॉडी में देखेंगे तो हाँ रिस्पांस बॉडी में आपका रिकॉर्ड क्रिएट होके आ गया। ठीक है, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ ना, 3 4 5 रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ। एक और बना देते हैं राजू का। तो 4 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर कुल क्रिएट कर दिए। मतलब यहाँ पर मैंने जो रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं, अगर मैं रिस्पांस आपको दिखाऊं बॉडी का तो 4, और अगर मैं गेट वाली एपीआई को कॉल करूं, ये वाली फुल जो गेट है अपने गेट ऑल एम्प्लॉइज की, तो आप इसको देखेंगे तो इसमें जो आपको रिकॉर्ड मिलेंगे वो 4 रिकॉर्ड आपको जितने आपने बनाए 2 3 4 टोटल 4 मिल रहे हैं यहाँ पर आपको ना। ये टोटल आपके पास 4 ये 4 आपके रिकॉर्ड बने, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले तो चाहता हूँ कि ये जो चौथा रिकॉर्ड है, इस चौथे रिकॉर्ड को मुझे अपडेट करना है। ठीक है, इस चौथे रिकॉर्ड को अपडेट करना है, इसे अपडेट करना है मुझे। ठीक है, तो इसे अपडेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका यूआरएल कॉल करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट कॉल द डुप्लीकेट टैब। एक डुप्लीकेट टैब बनाएंगे, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट होगी वो क्या होगी, पुट। ठीक है, और यहाँ पर एंड पॉइंट क्या होगा, अपडेट एम्प्लॉई। ठीक है, और आपको बॉडी में डेटा भेजना पड़ेगा, तो गो एंड जस्ट बी रा एंड जेसन। रा जेसन सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पर डेटा बनाएंगे। तो डेटा हमने जो भेजना है वो ये है, आई मीन रिकॉर्ड नंबर 4 है। यू कैन जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट इनसाइड दिस, मतलब बॉडी के अंदर आप इसे पेस्ट करिए। डेटा सब यही रखना है। तो राजू का मुझे मेल अपडेट करना है मान लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ राजू 34, और मान लो मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहेंगे तो 9999 इसको कर देते हैं, और एड्रेस जगह करते हैं हम इसको डेली। ठीक है, मैं इतना डेटा अपडेट करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ क्या डेटा मेरा अपडेट होता भी है या नहीं होता है। लेट्स सेंड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सेंड की आपने रिस्पांस आपको मिला यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो राजू का डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है, और ये अपडेट चेक करने के लिए अगेन गेट ऑल एम्प्लॉइज को आप चेक करिए, और इस बार देखिए आपका जो राजू का रिकॉर्ड आया है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेटा चेंज हो गया, राजू का ईमेल भी चेंज हो गया है, एड्रेस भी और मोबाइल नंबर भी। ठीक है,
सो इस तरह से आपने यहाँ पर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लिया, ये अपडेट का एपीआई हो गया। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर अपडेट का एपीआई कॉल किया होता है, ठीक है, बट मैं अगर कोई डेटा यहाँ पास ना करता, मतलब मैं अपडेट एपीआई कॉल करता, बट अगर मैं यहाँ पर जो बॉडी अपना था इसका रिक्वेस्ट बॉडी, इस बॉडी को मैं यहाँ से करता कंट्रोल और डिलीट, मैं कोई बॉडी ना पास करता, तो उस केस में देखो मुझे क्या रिस्पांस मिलता, देखो यहाँ पर 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। ठीक है, या अगर मैं केवल ऑब्जेक्ट बनाकर ऐसे पास कर देता ब्लैंक, कोई डेटा ना पास करता, ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर देता, तो मुझे भी देखो यहाँ पर मिलता अलग अलग टाइम में अलग अलग इश्यू मिलता, बट मेरा डेटा अपडेट देखो यहाँ पर एक डेटा नया क्रिएट हो गया है, I mean 5 का। तो ये एक एरर है, एक बग है जो बेसिकली ये कर रहा है कि अगर कोई डाटा हम नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, उसको 5 आईडी के रिस्पेक्ट में क्रिएट कर दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज पुट है। तो उस केस में हमेशा क्या करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए कि अगर हम नल डेटा दे रहे हैं तो उस केस में इसे क्या करना चाहिए, डेटा को हमेशा एरर के तौर पे देना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ कोई डेटा नहीं दिया था। ठीक है, सो एक मिस्टेक आप जो करते हैं जनरली अपडेट के टाइम पे, वो ये करते हैं डायरेक्टली आप जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसे डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आप जो भी यूजर से लेते हैं उस यूजर का डेटा, यानी उस यूजर की आईडी की रिस्पेक्ट में पहले आप डेटाबेस से डेटा फेच करिए। ठीक है, और अगर डेटाबेस से डेटा मिलता है, ठीक है, तभी आप अपडेट करिए, अदरवाइज अपडेट नहीं करेंगे। नहीं तो यह क्या करेगा, अगर आप ऐसा कोई आईडी डेटा दे देंगे जिसमें डेटा मैच नहीं करेगा तो नया रिकॉर्ड हमेशा ये क्रिएट कर देता है। तो मैं इसकी चेंजेस करने जा रहा हूं, जो इसका परफेक्ट अपडेट होता है वो कुछ नहीं है, केवल इतना होता है कि इफ सिंपल ऐसे करते हैं, वेयर मान लो ई इक्वल टू आई मीन अपना यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट सिंगुलर डिफॉल्ट। ठीक है, फेच करेंगे आईडी के इक्वल टू एमपी डॉट एम्प्लॉय गेट करिए, और क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, इफ ई नॉट इक्वल टू, अगर एम्प्लॉय मिल नहीं नल नहीं है तब तो ये सारा चीज चलना चाहिए, मतलब फिर अपडेट का काम होगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, अपडेट हम उसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर ई को सेट करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ई डॉट, हम यहाँ से करेंगे यहाँ पर, मान लो मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम अपडेट करना है, जो जो प्रॉपर्टी अपडेट करना है केवल वही अपडेट करिए, फर्स्ट नेम इक्वल टू ईएमपी डॉट फर्स्ट नेम ऐसे सेट करेंगे, ई डॉट लास्ट नेम इक्वल टू ईएमपी डॉट लास्ट नेम। इससे फायदा यह है कि आपको जो जो केवल डेट फील्ड अपडेट करना होगा वही अपडेट करेंगे, बाकी फील्ड आपके रेस्ट ऑफ पुराने रहेंगे। ई डॉट आपको ईमेल अपडेट करना है, यू कैन कॉल द ईमेल, मतलब जो जो फील्ड आपको चाहिए अपडेट करने के लिए केवल वही स्पेसिफिक आप अपडेट करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो यही पास होगा ना इसमें, तो इसके अब यही पास करेंगे, इसमें फाइनली यही पास। अब जी मुझे 4 फील्ड अपडेट करना था तो मैंने केवल 4 अपडेट किए हैं, बाकी साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और अगर बेसिकली ऐसा नहीं रहा तो ये रिटर्न क्या करेगा, नल, मेथड रिटर्न करेगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो परफेक्टली ये वर्क करेगा। अब इसमें क्या है कि अगर रिजल्ट यहाँ पर मान लो डेटा नहीं मिला, गलत आईडी दिया आपने और रिजल्ट आ गया क्या नल, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये नॉट फाउंड पे लेके आ जाएगा। अब देखना मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करने वाला हूं, लेकिन इस बार मेरा ये रिस्पांस, अगर मैं नल डेटा यहाँ पास करूंगा ब्लैंक ऑब्जेक्ट, तो उस केस में मुझे रिकॉर्ड नया नया क्रिएट करके ये क्या करेगा, हमें नॉट फाउंड का मैसेज देना चाहिए। देखिए चलते हैं एक बार, इस बार वापस मैं दोबारा कॉल करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग 6 रिकॉर्ड बनाना चाहिए अगर पुराना कोड चलता है तो, और अगर नया रिकॉर्ड चलता है तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आ रहा है, ये
404 नॉट फाउंड। ठीक है, ये नॉट फाउंड का आपको रिस्पांस दे रहा है, जिसमें बता रहा है कि रिकॉर्ड उसे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये परफेक्ट वे है कि अगर हम लोग गलत डेटा या एंट्री में गलत देते हैं, इंपटिंग दे देते हैं, तो अपडेट नहीं करना है, नॉट फाउंड दिखाना है, तो आप इस तरह से उसे मेंटेन करेंगे। और इससे हम लोग स्पेसिफिक फील्ड जो अपडेट करना चाहेंगे, केवल वही फील्ड्स हमारे अपडेट होंगे, बाकी फील्ड्स अपडेट नहीं हो रहे हैं। फाइनली अगर आपको डिलीट एपीआई कॉल करनी है, यू कैन जस्ट कॉल द डिलीट एपीआई। सो सिंपली डिलीट, एक नया टैब ओपन कर लो, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डिलीट रिक्वेस्ट चलाएंगे और यहाँ से अपडेट जगह पे डिलीट एपीआई, एंड नाउ यू कैन पास द यहाँ पर आईडी। जैसे मुझे यहाँ पर मान लो 4 आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करना था, तो मैंने क्या पास किया, 4, एंड जस्ट टू बी सेंड द रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट आपकी मैच होती है तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, ओके, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है 4 आईडी वाला, राजू कुमार वाला। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे चल के ऑल एम्प्लॉइज का डेटा फेच करता हूँ दोबारा, देखते हैं कि उसमें 4 आईडी वाला डेटा है या नहीं है। 1 आया है, 2 है, 3 है, देखो 3 के बाद डायरेक्टली 5 है, 4 वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। सो इस तरह से आप यहाँ पर कंप्लीटली CRUD ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं, प्राइमरी की अपडेट नहीं होती, नया रिकॉर्ड ऐड हो सकता है लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसमें हमने डेटा मैनेज किया है, देखा है कैसे ये चीज परफॉर्म होती है, और ये कंट्रोलर की स्टोरी इतनी ही है। इसके बाद आपको इसमें एक और काम करना है, जो सीख के आपको जाना है। अभी तक एपीआई में जो जनरली सीखना है, राउटिंग सीख लिया आपने, HTTP वर्ब सीख लिया, वर्ब्स कौन कौन से हैं, राउटिंग क्या है, कॉल कैसे करते हैं, रिस्पांस कैसे, एपीआई टेस्ट कैसे करते हैं, ये चीज सीख लिया। लॉगिन साइन अप करना सीख लो, बाकी फिर कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखना, हम लोग जैसे अपना एमबीसी के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर हम लोग व्यू मॉडल क्रिएट करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए और यूजर को आउटपुट देने के लिए भी व्यू मॉडल बनाते हैं। वैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल बनते हैं। अगर हमें अपने डेटाबेस टेबल से अलग कुछ डेटा रिटर्न कराना है, यूजर को दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पांस मॉडल क्रिएट करते हैं, इसमें हम डेटा रिटर्न कराते हैं। मतलब अपना डेटा जो भी टेबल, जैसे मान लो आपके डेटाबेस से टेबल में आ रहा है मान लो 50 फील्ड, लेकिन आपको 10 फील्ड यूजर को दिखाने हैं, 10 प्रॉपर्टी दिखानी है, तो अगर आप पूरा मॉडल रिटर्न करा देंगे तो सारे फील्ड चले जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा और उस टेबल से डेटा फेच करके उसमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो ये 2 केस होता है, या तो आप जब ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, या दूसरा कंडीशन आपको होता है कि जब आप कोई टेबल के डेटा के अकॉर्डिंग न दिखा करके, या टेबल का सारा डेटा न दिखा करके कुछ स्पेसिफिक फील्ड को आप यूजर को दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको रिस्पांस मॉडल बनाना पड़ेगा। सेम कंडीशन में अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, और इनपुट डायरेक्टली आपको डेटाबेस टेबल के मॉडल में नहीं लेना है, अलग से लेना है, तब आप क्या बनाएंगे वहां पे, रिक्वेस्ट मॉडल। आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों ही मॉडल क्रिएट होते हैं, रियल टाइम में दोनों की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक अलग से फोल्डर बना कर लेते हैं, और उसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पांस जैसे 2 फोल्डर बना करके, रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट मॉडल, रिस्पांस के अंदर रिस्पांस मॉडल। मल्टी टायर में काम करेंगे तो वो रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल जो होता है वो आपका कॉमन लेयर के अंदर बनता है, कॉमन लेयर आपकी होती है, उसके अंदर एक रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल आप बनाएंगे। अभी आप बनाना चाहो तो आप यहीं पर कहीं भी एक फोल्डर बनाकर उसके अंदर रिक्वेस्ट रिस्पांस के मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, तो अभी हम सीख लेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉगिन और साइन अप करना देखेंगे, लॉग आउट करना देखेंगे, कैसे इनकी एपीआई बनाती है। और ये एपीआई पे हम लोग सबसे ज्यादा, देखो लॉगिन साइन अप करना कोई टफ टास्क नहीं है, इट्स वेरी इजी, बट इसमें हमें जो मेन देखना है वो है इसमें टोकन इंप्लीमेंटेशन, टोकन्स कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं और टोकन के साथ कैसे काम किया जाता है। कि जो जब हम लोग कभी एपीआई बनाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें जो हमारा ऑथेंटिकेशन होता है वो टोकन की मदद से होता है। और एग्जैक्टली क्या कांसेप्ट क्या है, टोकन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, टोकन का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, कभी भी जब हम लोग एपीआई बनाते हैं तो एपीआई 2 तरह की होती है। देयर इज सम एपीआई आर पब्लिक, हु कैन एक्सेस एनीबॉडी, कोई भी उसे यूज कर सकता है, वो पब्लिक होती है। कुछ एपीआई ऐसी होती है, जैसे कुछ टेस्टिंग एपीआई मिलती है मार्केट में, वो पब्लिक होती है, कोई भी यूज कर सकता है। देयर इज सम एपीआई आर प्राइवेट, जिन्हें केवल
ऑथराइज यूजर ही यूज कर सकता है, कोई भी यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसएमएस गेटवे परचेस किया, तो एसएमएस गेटवे एपीआई को यूज कर सकता है जिसने परचेस किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने परचेस किया और सबको बांट दिया, सब लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पेमेंट इन्होंने किया तो यही यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि ऐसी एपीआई में आपको एक रिक्वेस्ट टोकन मिलता है, मतलब एक एक्सेस टोकन मिलता है, जिस टोकन के बिहाफ पे आपको डेटा एक्सेस करने की परमिशन। या सम टाइम ऐसे मान लीजिए आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो लॉगिन जब करते हैं तो लॉगिन के केस में भी हमारा जो कंसर्न होता है कि जब हम लोग किसी भी रिक्वेस्ट या कोई प्राइवेट रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट बनाने का टेक्निक होता है कि प्राइवेट के केस में हम एक टोकन ले लेते हैं। अगर यूजर टोकन पास करेगा वो ऑथराइज होगा, अगर वो टोकन पास करेगा तो ऑथराइज होगा और फिर हमारे रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। अगर टोकन पास नहीं करेगा तो अनऑथराइज होगा और हमारे रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। एग्जैक्टली समझिए क्या कांसेप्ट होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आप कभी भी रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, ठीक है, तो दो सिस्टम होता है। एक तो भाई आपके पास सिस्टम होता है, जाइए आप लीजिए खाइए पिए और उसके बाद फिर अपना पेमेंट करके आइए। लेकिन उस सिस्टम में थोड़ी सी मुश्किल है, तो पेमेंट नहीं किया तो भीड़ भाड़ में खाया खा के निकल लिया, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये होती है। अब देखो सिस्टम में क्या कहता है कि ऐसे लिए रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, टोकन सिस्टम लगा देते हैं। पहले आइए टोकन निकालिए लीजिए, अब टोकन लेंगे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट आपका प्रीपेड हो, ठीक है। मतलब यूजर कभी भी, अब भाई आप टोकन लेंगे पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देकर के टोकन मिलेगा, फिर टोकन के साथ ही आपको कुछ मिलेगा खाने के लिए। जब तक आप वेटर को टोकन नहीं देंगे तब तक वो आपको कुछ दे नहीं सकता है। तो चीजें हो गई सिस्टमैटिक, ठीक है, कि बिना आप टोकन के कुछ भी ले ही नहीं सकते, बिना टोकन के आप कुछ नहीं ले सकते। लेकिन इस टोकन के साथ भी एक कंडीशन होती है, भाई आपने टोकन लिया, टोकन लेकर के लिखा लिया, ठीक है। आपको मान लीजिए पनीर टिक्का खाना था, आप गए टोकन लिए, टोकन लेकर के आपने पनीर टिक्का खाया, खा के चले आए, टोकन आपके पास है। होता क्या है कि जब हम लोग सर्वर पे टोकन बनाते हैं, टोकन की एक एक्सपायरी डेट होती है। पता नहीं कि टोकन ले लोगे और एक महीने की टोकन पे खाते रहोगे, टोकन तो बदलेगा ना। ऐसा था नहीं कि एक ही टोकन पे आप हमेशा चलते रहोगे। तो सर्वर क्या करते हैं, टोकन को एक्सपायर कर देते हैं। वो टोकन इसलिए एक्सपायर करते हैं, मान लीजिए अगर टोकन यूजर ने शेयर कर लिया, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया, किसी रिसोर्स को अपने आप को लॉगिन किया, इनको एक टोकन मिल गया, अब उस टोकन के बिहाफ पे ये सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ये तो ठीक था। लेकिन हुआ क्या कि इनका टोकन चोरी कर लिया इन्होंने, और इन्होंने भी क्या किया, उसी टोकन पे इन्होंने लॉगिन नहीं किया लेकिन टोकन दे दिया। सर्वर को बिलीव हो गया कि यूजर जो है वैलिड है और सर्वर ने इनको भी डेटा दे दिया, तो सर्वर साइड से फॉल्ट हो गया। तो सर्वर ऐसे केस में क्या करता है, क्लेम करता है। सर्वर क्लेम आइडेंटिटी, जैसे आप जब टोकन भेजते हैं तो सर्वर क्या करता है कि सर्वर आप ऐसे केस को बोलते क्लेम करना। जब आप टोकन देते हैं सर्वर को और रिसोर्स मांगते हैं, भाई हमने टोकन दिया और वेटर से मांगा कि मुझे पनीर टिक्का ला के दो, ठीक है, तो हमने वेटर से क्लेम किया है, हमने उसको क्लेम किया। अब क्लेम वो सक्सेस है या फेल है, वेटर क्या करेगा, हमारी स्लिप को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा जो जो आपने टोकन दिया है क्या वो वैलिड टोकन है, ऐसा नहीं पुरानी डेट का आपने लाके दे दिया। तो वो अगर वैलिड होगा तभी आपको लाके डिस्टर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं सर्व करेगा। इसका मतलब अगर ये उसी टोकन पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर उसको आइडेंटिफाई करेगा ये जो रिक्वेस्ट टोकन है ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तब तो इनको रिस्पांस मिलेगा, अगर वैलिड नहीं होगा तो इनको रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब उस केस में सर्वर इसको मैनेज कैसे करता है, मैनेज करता है रिफ्रेश टोकन से। वो क्या करता है कि बीच बीच में टोकन को रिफ्रेश करता रहता है, मतलब रिफ्रेश मतलब चेंज करता रहता है, बार बार वो चेंज करता रहता है। जिससे अगर मान लो इन्होंने कॉपी कर लिया, ये लॉगिन है, ये वैलिड यूजर है, इनको टोकन दूसरा दे दिया अपडेट करके, लेकिन अब इन्होंने कॉपी कर दिया, फिर ये टोकन जब रिफ्रेश हो जाएगा तो इनका टोकन एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इनका टोकन सर्वर से गायब हो गया। अब जब ये भेजेंगे इनकी रिक्वेस्ट इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो सर्वर एक टेक्निक यूज करता है जो रिफ्रेश टोकन की टेक्निक होती है, जो इमीडिएटली या एक टाइम पीरियड के बाद टोकन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। या बहुत सारे केसेस में वो क्या करता है कि अगर जहां उसे रिक्वेस्ट कोई भी इनवैलिड मिलती है,
अगर इनवैलिड रिक्वेस्ट मिलती है तो वो उस केस में यूजर को अनऑथराइज भी कर देता है, ठीक है। वो ये देखता है कि अगर मान लीजिए इनको टोकन दे दिया और ये टोकन को रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं और इन्होंने भी टोकन दिया, ठीक है, तो वो दो चीज चेक करेगा, एक तो टोकन चेक करेगा और एक पेज आईडी चेक करेगा, सेशन आईडी जो होती है, ठीक है। अब देखेगा जो यूजर ने लॉगिन किया था उसका पेज आईडी कुछ और था, अब जो यूजर टोकन दोबारा भेज रहा है दूसरा वाला उसका पेज आईडी कुछ और है, उसे समझ में आ जाता है ये कोई एक ऐसा यूजर है जो एक तरह से इलीगल तरीके से डेटा एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो तुरंत क्लेम एक्टिवेट करेगा अपना और उस क्लेम की मदद से क्या करेगा, वो टोकन को तुरंत रिफ्रेश मार देगा इमीडिएट। तो इनको क्या होगा, अब ये अगर लॉगिन किए हैं इनको नया टोकन मिल जाएगा, ये तो वैलिड है, लेकिन इनको तुरंत वो एक्सपायर कर देगा, इनको आउट कर देगा रिसोर्स, ठीक है। ये टेक्निक होती है टोकन इंप्लीमेंटेशन में। रियल टाइम में जो टोकन आजकल चल रहा है, ऐसे बहुत सारे टोकन सिस्टम होते हैं .NET के अंदर या अलग-अलग लैंग्वेज में चलते हैं, बट आज के टाइम का सबसे फेमस टोकन सिस्टम होता है जेसन वेब टोकन, इसको बोलते हैं JWT। जेसन वेब टोकन सिस्टम जो है सबसे लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा एपीआई के अंदर यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ एपीआई जो है जेसन वेब टोकन ही इस्तेमाल करती हैं अपने यूजर को ऑथेंटिकेट और क्लेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जेसन वेब टोकन .NET का स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये .NET के लिए नहीं है, ये जितनी भी लैंग्वेज है सबके अंदर यही चलता है, मतलब नोड में भी यही चलता है, पाइथन में भी JWT चलता है, जावा में भी JWT चलता है, PHP में भी JWT चलता है और .NET में भी चलता है, क्योंकि ये कॉमन लाइब्रेरी है जो लगभग सारे एप्लीकेशन में, सारे डेवलपमेंट में यूज होता है। अब डिपेंड करता है आपको कहां और कैसे यूज करना है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, इसकी एक ऑफिशियल साइट है जेसन वेब टोकन की, उस पे जाएंगे तो ये बताएगा कि आपको इसे आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको उसका लाइब्रेरी और कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको अपने लैंग्वेज में कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आपको चलने लगेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो JWT है .NET के अंदर ये इनबिल्ट है, .NET के अंदर इनबिल्ट है, तो आपको इनबिल्ट फैसिलिटी आपको मिलती है। .NET के अंदर एक JWT है, एक OAuth होता है, एक OAuth करके ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जो .NET का अपना सिस्टम है, क्योंकि JWT तो थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है, और .NET का अपना जो है वो OAuth है। OAuth अगर यूज करना है तो इसका मतलब वो अपना इसी का है, और अगर आप JWT यूज कर रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी, ठीक है। दो टोकन सिस्टम आप पे चलते हैं। ज्यादातर रियल टाइम में लोग ट्रस्ट करते हैं JWT पर, क्लाइंट भी ट्रस्ट ज्यादा करते हैं JWT पर, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर होता है और ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। तो ये विश आपकी मर्जी, जो यूज करना चाहो, और JWT ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं रियल टाइम। हाँ, अब OTP ऐसे कह सकते हो, OTP जैसा ही होता है, लेकिन टोकन जो होता है यहाँ पर हमारे पास ये 64 डिजिट का होता है। आई मीन एक बड़ी सी स्ट्रिंग होती है जिसको जनरली रिमेंबर करना मुश्किल होता है। आप उसे, चूंकि हाईएस्ट वैल्यू होती है जिसमें अल्फाबेट और नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसे हम लोग रिमेंबर नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते, ठीक है। फिर लंबी स्ट्रिंग होगी तो उसे आप रैंडम स्ट्रिंग होती है, नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए वो सिक्योर होता है, इसे याद कोई नहीं रख सकता और बीच बीच में अपडेट या रिफ्रेश होता रहता है। तो अगर हम लोग मान लो मुश्किल से याद भी कर लेंगे तो रिफ्रेश होकर नया आ जाएगा तो दोबारा नहीं याद कर सकते हैं। इससे हमारा डेटा सेफ और प्राइवेसी मेंटेन की जा सकती है। एंटीवायरस, हाँ, प्रोडक्ट की मान लो, प्रोडक्ट की तो देखो परमानेंट होती है, प्रोडक्ट की चेंज बार बार नहीं होती है, लेकिन जेसन जो आपका टोकन होते हैं वो रिफ्रेश होते रहते हैं। हाँ, सिस्टम तो वही है ना, पर्पस तो उसका भी वही है, प्रोडक्ट की का भी पर्पस वही होता है। चलो, तो अब इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी देखो मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो अपना एम्प्लॉय सर्विस जो बना है, या जो एम्प्लॉय नाम का हमने यहाँ पर कंट्रोलर बनाया है, इसमें जो भी CRUD ऑपरेशन एम्प्लॉय के हमने किए, दे ऑपरेशंस ओनली एक्सेसिबल बाय द वैलिड यूजर, मतलब ये केवल ऑपरेशन वही कर सकता है जो एक वैलिड यूजर होगा। वैलिड यूजर का मतलब जो लॉगिन करेगा, और लॉगिन तब करेगा जब वो साइन अप करेगा, और साइन अप में आप पूरा प्रोसीजर कर लेते हैं। मान लो अगर आपको कोई प्रीमियम सेक्शन पास करना है, प्रीमियम सेक्शन बनाना है, तो भाई प्रीमियम आप कब करते हैं, आप उसको जब आप साइन अप कराते हैं तभी आप प्रीमियम कर देते हैं, तो पेमेंट हो जाती है।
तो साइन अप कर दिया, प्रीमियम हो गया, पेमेंट हुआ, फिर उसके बाद लॉगिन करा दिया, लॉगिन से फिर आपने रिसोर्स को एक्सेस दे दिया। अगर मान लीजिए यूजर ने साइन अप नहीं किया, इसका मतलब वो एक इनवैलिड यूजर है, क्योंकि वो साइन अप नहीं किया तो लॉगिन नहीं कर सकता, लॉगिन नहीं कर सकता तो उसे वो यूज नहीं कर सकता, वो एक इनवैलिड यूजर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये रिसोर्स मेरा जो है एक वैलिड रिसोर्स बन जाए, जिसमें हम लोग इसे केवल तभी एक्सेस कर पाए जब हम लोग लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के लिए आपको साइन अप की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक है। इधर वी कैन इम्प्लीमेंट द थर्ड पार्टी, आई मीन अगर हम लोग लॉगिन साइन अप करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिटी सिस्टम, मतलब थर्ड पार्टी अवेलेबल है, या फिर हम लोग नॉर्मल मेथड से भी इसे कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपना नॉर्मली लॉगिन और साइन अप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए इसको समझते हैं और देखते। चलेंगे यहाँ पर मॉडल के अंदर। एक पहले तो मैं मॉडल बनाऊंगा यूजर के लिए। यूजर्स के लिए मैंने एक मॉडल बनाया, और इसके अंदर आपको जो जो प्रॉपर्टी लेना है अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो भाई एक तो चलो आईडी हो गया, प्रॉप स्ट्रिंग, मान लो नेम हो गया, स्ट्रिंग, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, आपको जो जो चीजें लेनी है अपने हिसाब से यहाँ पर, अपने हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं, आपको क्या यूजर को लेना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या यूजर का लेना है। हमने यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक प्रॉपर्टी और लेना चाहो ले लो। ठीक है, एंड स्ट्रिंग में भी है। स्ट्रिंग में भी इमेज हो गया इसका, और एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी जो रिक्वायर्ड थी आपने यहाँ पर अपना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर ऐड कर लेते हैं। यूजर्स, माइग्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद आप इसका साइन अप और साइन इन इंप्लीमेंटेशन करेंगे। पहले मैं माइग्रेशन अब डन कर देता हूं। तो ऐड माइग्रेशन, अपडेट 5, देखो हो गया अपडेट। डन करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलो ये हो गया, माइग्रेशन का काम खत्म है। अब एक काम करेंगे, पहले हम लोग दो मेथड बनाएंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हम लोग रिपोजिटरी में चलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट में चलेंगे। पहले इसका क्या बनाएंगे, इंटरफेस। तो राइट क्लिक करिए कि इंटरफेस बनाइए, आई यूजर्स नाम से, आई मीन
इट शुड बी आई यूजर्स, रीनेम करता हूं मैं इसको आई यूजर्स। लेट्स अपडेट, लेट्स अ पब्लिक, दो मेथड बनाएंगे यहाँ पर। एक बनाएंगे हम लोग यहाँ पर पूल साइन इन, ठीक है। अब ये चूंकि एक मॉडल होगा इसके साथ लेगा, और एक बनाएंगे हम लोग आई मीन यूजर्स टाइप का, नो इसका नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस वन में भी दोनों का मॉडल आपको चाहिए व्यू मॉडल, तो ठीक है। इसका व्यू मॉडल भी हम लोग यहाँ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, या तो आप मॉडल के अंदर या फिर आप एक अलग से फोल्डर बना लीजिए, ऐड कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन एक फोल्डर ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स, और इस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक रिक्वेस्ट होगा और एक रिस्पॉन्स होगा। सो फर्स्ट वन इज द रिक्वेस्ट, सेकंड इज द रिस्पॉन्स, राइट, दिस वन इज द। तो दोनों आपने बना दिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। आपको क्या करना है, पहले रिक्वेस्ट मॉडल बनाना होगा। तो रिक्वेस्ट में आपको एक मॉडल बनाएंगे इसके लिए, लॉगिन के लिए। सो शुड द साइन इन मॉडल होगा। अब साइन इन हम लोग करते हैं तो दो प्रॉपर्टी के बिहाफ पे करेंगे, दैट्स मे बी ओनली ईमेल एंड पासवर्ड। So let's create two property, only email and password. अब वैलिडेशन वगैरह जो लगाना होगा आपको इसी प्रॉपर्टी पे लगाना पड़ेगा। अगर आप वैलिडेशन वगैरह कुछ लगाना चाहते हैं तो आप यहीं लगाएंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड जो लगाना है आप यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद साइन अप भी बनाना आपको है, एक आपको बनाएंगे साइन इन का बना लिया, एक साइन अप का बना लीजिए। दिस वन इज द साइन अप। सो आपको करना क्या है, साइन इन के अंदर और साइन अप के अंदर, साइन अप के अंदर आपको क्या क्या लेना है यूजर से है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और आपको जेंडर भी लेना, जेंडर ले लो। अभी इमेज हम लोग नहीं अपडेट कराएंगे, उसकी इमेज जो होगा अलग से अपडेट होती है, डेटा के साथ इमेज नहीं जाती है इसमें। एपीआई के अंदर इमेज का हमेशा ग्लोबल सर्विस होता है, एक से ही सारा काम होता है, तो इसको हम लोग हमेशा अलग रखेंगे, इसलिए इमेज वाला कोड आपको एक अलग सर्विस में बनाना होगा। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, केवल इतना बना रहा हूँ, एक यहाँ इमेज को मैं यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड के नाम से, ठीक है। एंड जस्ट टू बी इम्प्लीमेंट योर वैलिडेशन हियर, आपको जो भी वैलिडेशन करना है यहाँ आप लगाएंगे, वो आपको पता है, आप लगा लेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इंटरफेस पे जाऊंगा, साइन इन के लिए क्या करेंगे, साइन इन मॉडल, एंड द मॉडल नेम स्पेस इसका इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो नेम स्पेस जहां से भी ये रिस्पॉन्स है, हमें रिस्पॉन्स बना लिया आपने, बट इसको रिक्वेस्ट बनाना था आपको, गलत अपनी जगह बना दिया हुआ है, बट कोई नहीं, इसको दोनों को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने डाल दिया रिक्वेस्ट कर। थैंक्स फॉर सिस्टम। नेम स्पेस परफेक्ट इसका कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट में आ गया ये साइन अप मॉडल, और ये क्या हो गया, ठीक है।
तो साइन इन और साइन अप का आपने क्या किया, दो यहाँ पर इंटरफेस मेथड बना दिया। सिमिलरली इनके टाइप के अकॉर्डिंग बनाया है, रिपोजिटरी में जाकर के, सर्विस में जाकर के आपने यहाँ पर एक यूजर सर्विस क्रिएट कर दिया। तो आपने कहा यहाँ पर यूजर सर्विस, और दिस सर्विस इंप्लीमेंट आई, सो इंटरफेस जो भी है इंप्लीमेंट कर लीजिए आप इसको। इंप्लीमेंट हो गया मेथड। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चाहिए यूजर सर्विस का, जो क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा किसको, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को। स्लो है, application db context, and a db context just to be assigned the property with the name of db context. So let's assign the db context property. तो ये साइन हो गया। अब मुझे साइन इन करना है, साइन अप करना है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, साइन अप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली चलना है यहाँ पर कि where, ठीक है, यूजर इक्वल टू न्यू यूजर्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सारी प्रॉपर्टी असाइन करनी है। कैसे, मुझे साइन अप करना है, क्या क्या यहाँ पर नेम चाहिए, तो नेम इक्वल टू मॉडल डॉट नेम, ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल, पासवर्ड इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड, और फाइनली क्या है, जेंडर इक्वल टू मॉडल डॉट, दैट्स इट। ये आपने असाइन कर लिया। और आपको चूंकि साइन अप करना है तो आप क्या करेंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट ऐड कर लो यहाँ पर किसको, दैट्स इट, ठीक है। एंड डीबी कॉन्टेक्स्ट देन व्हाट, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर दीजिए अपना जो भी यूजर है, मतलब ये आपने साइन अप का कोड केवल कर दिया है, केवल साइन अप आपने किया हुआ है। तो उसके लिए आपको वैलिडेशन मैंने क्यों बोला है आपको, यूजर मतलब ईमेल के रिस्पेक्ट में आप यूजर वैलिडेट करते हैं, उसके लिए वैलिडेशन लगाइए ना। नहीं, कंडीशन तो लगा ही सकते हो, लेकिन वैलिडेशन किस काम की बात कर रहे हैं, वैलिडेशन लगाइए ना। आप कंडीशन तो बिल्कुल लगा सकते हो, यहाँ पर लगाना चाहो तो कंडीशन लगा दो, अगर यूजर उस ईमेल के रिस्पेक्ट में है तो नल रिटर्न करा दो, अदरवाइज फिर क्रिएट करो। तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन वैलिडेशन लगाइए, ज्यादा स्टैंडर्ड होगा वो। सो ये तो साइन अप हो गया। सिमिलरली मैं केवल साइन इन का कोड करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा क्या, वेयर सिंपली इफ डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स डॉट एनी, आप रिकॉर्ड सिंपल मैच कराते हैं कि यहाँ पर जो भी ईमेल है, ई डॉट ईमेल इक्वल टू मॉडल डॉट ईमेल एंड ई डॉट पासवर्ड इक्वल टू मॉडल डॉट। अगर ऐसा है, मतलब मैच कर रहा है, यू शुड रिटर्न द ट्रू वैल्यू, else you can return the false value, ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं हम लोग बोल रिटर्न करा करके, और दूसरा टेक्निक मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए आपको। दूसरा हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे करते हैं कि अपने इंटरफेस में जो रिटर्न करा देते हैं, बोल की जगह पे क्या रिटर्न कराते हैं, यहाँ पर आप यूजर रिटर्न कराओ, ठीक है। और आप सर्विस के अंदर क्या करिए, यहाँ पर यूजर्स दीजिए, और एनी ने फाइंड करके सिंगल आर डिफॉल्ट फाइंड करिए, where user equal to, so not any, you just use the single r, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपका यूजर आपका नॉट इक्वल टू नल है, अगर यूजर मिल रहा है यानी मैच कर रहा है, you just return the user, else you can return the null, अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, नल। इससे क्या फायदा होता है कि जब अगर यूजर लॉगिन कर जाता है तो उसका हम लोग डेटा भी रिटर्न करा देते हैं साथ के साथ, ताकि पता चल
चलो हो गया, काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका कंसेप्चुअली कुछ इस तरह से है। तो साइन इन और साइन अप आपने यहाँ पर दोनों को क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। अच्छा, एक अब हम लोग रिस्पॉन्स मॉडल अलग से बनाने वाले हैं और मैं आपको दिखाता हूँ रिस्पॉन्स हम लोग कैसे रिटर्न कराते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। सो एग्जैक्टली जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्स हमने बनाया है इसका एक मैं अलग से मॉडल बनाऊंगा। कैसे, इस तरह से यहाँ चलेंगे आप और यहाँ पर आप एक एपीआई रिस्पॉन्स नाम का मॉडल बनाइए। इसके अंदर हम वो स्टेटस और प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी भाई सेट करेंगे यहाँ पर इंट दैट्स मे बी स्टेटस, एक और सेट करेंगे हम लोग बुलियन प्रॉपर्टी, ओके। एक और सेट करेंगे हम लोग डायनेमिक प्रॉपर्टी डेटा, और एक और सेट करते हैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, और लास्टली एक और होता है मे बी स्ट्रिंग टाइप का होता है ये। एक एपीआई जो रिस्पांस करती है इतनी चीजों को पॉसिबली रिस्पांस कर सकती है। स्टेटस, ठीक है, स्टेटस जो होता है वो आपका स्टेटस कोड हो जाता है, जैसे आपका 200 हो गया, 404 हो गया, जो भी होगा इंटीजर वैल्यू होगी। ओके में आपका ट्रू और फॉल्स दैट्स में भी बुलियन वैल्यू हो जाती है, ठीक है, ये आपका ये बुलियन वैल्यू हो जाएगी। डेटा आपका डायनेमिक होता है क्योंकि डेटा कुछ भी रिटर्न किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी मॉडल का हो सकता है। स्ट्रिंग में मैसेज होता है, अगर कोई एरर मैसेज है या कोई सक्सेस मैसेज है तो मैसेज हो जाएगा। ओके अगर ट्रू होगा तो मैसेज आपका सक्सेस का होगा, और ओके फॉल्स होगा तो मैसेज आपका फेलियर का होगा, यानी एरर का होगा, ठीक है। और टोकन जो होता है ये हमें केवल वन टाइम मिलता है जब हम लोग लॉग इन करते हैं सिस्टम को। जब सिस्टम हम लोग लॉग इन करेंगे तब केवल ये हमें मिलेगा, पहली बार टोकन स्ट्रिंग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अब चलेंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे दैट्स फॉर द यूजर लॉगिन, मतलब एक अकाउंट कंट्रोलर बनाइए अपना। तो आप जाएंगे कंट्रोलर पे और एक कंट्रोलर जनरेट करेंगे, एपीआई एम्प्टी विद द नेम ऑफ अकाउंट कंट्रोलर, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अकाउंट के अंदर आप क्या करेंगे, प्रोसीजर वही रहेंगे जो आपने अंदर अपने एम्प्लॉय के अंदर किया हुआ है। तो पहले तो हमें यहाँ पर सर्विस का इंस्टांस सर्विस इंजेक्ट करानी पड़ेगी। तो भाई चलिए पहले startup.cs के अंदर और पहला काम करिए अपना सर्विस को इंजेक्ट करा दीजिए, सर्विसेज डॉट ट्रांजिएंट और आई यूजर्स द फर्स्ट वन नेम स्पेस and just to be user service the second one, ठीक है, इंसर्ट करा दिया आपने। और उसके बाद आप चलिए अपना कंस्ट्रक्टर बनाइए, अकाउंट कंट्रोलर आई यूजर्स, यू नो नेम स्पेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से आ जाएगा ये, और यूजर्स, ठीक है, जस्ट टू बी क्रिएट अ प्राइवेट यूजर्स यूजर सर्विस, this one may be user service, क्या है यहाँ पर user, just like this, ये आपने सर्विस को इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ पर साइन इन और साइन अप का काम करिए आप, ठीक है। मतलब एक्शन दो बनाएंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, द फर्स्ट वन इज द साइन इन, ठीक है, एंड जस्ट टू बी साइन इन मॉडल, इसका रिक्वेस्ट रहेगा एंड मॉडल द थिंग्स दैट वे एक्सेप्ट, इसका टाइप रहेगा एचटीटीपी पोस्ट। देखा रखा है आपको, साइन इन कभी गेट से नहीं करना होता है, साइन इन हमेशा पोस्ट से होता है, और साइन अप भी हमेशा पोस्ट से ही होता है। ये दोनों की दोनों चीजें जो होती है हमेशा पोस्ट एट्रीब्यूट से ही होंगी। सो दिस वन साइन इन और दिस वन इज द साइन अप, एंड दिस मॉडल हैज द साइन अप मॉडल, ठीक है। ये दो बना लिया आपने। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली वैसे तो काम सिंपल ये कर सकते हैं, इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल, अगर मॉडल आपका नल नहीं है जस्ट टू साइन इन, एल्स यू कैन रिटर्न बाइट रिक्वेस्ट,
और यहाँ पर क्या करेंगे, where यूजर, ठीक है, यूजर दैट्स मे बी यूजर इक्वल टू यूजर सर्विस, जो भी अपने पास सर्विस है, डॉट साइन इन, और क्या पास करेंगे। अब भाई जब ये साइन इन मॉडल रिटर्न करेगा तो आपका यूजर रिटर्न करेगा। यू कैन चेक देम इफ यूजर, ठीक है, इफ यूजर इक्वल टू नल, अगर यूजर मान लो नल आ गया, मतलब यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया अपना नॉट फाउंड, फेलियर हो गया, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो गया, ये पार्ट अपना सक्सेस लॉगिन का हो गया ना, ये दो पार्ट हो गए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि जब आपका फेलियर होता है तो क्या रिटर्न कराना है, और जब सक्सेस होता है तो क्या रिटर्न कराना है, ठीक है। तो यहाँ हम रिटर्न कराएंगे एपीआई का रिस्पांस, जो एपीआई से हमने लिया हुआ है। तो हम यहाँ एपीआई के रिस्पांस, मतलब हम यहाँ पर सिंपली चलेंगे और एपीआई रिस्पांस का इंस्टांस कर लेंगे। सो एपीआई रिस्पांस इक्वल टू न्यू एपीआई, जस्ट टू बी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वन, और इसके रिस्पांस को ही सेटअप करना होता है। तो जो भी रिस्पांस आपको सेटअप करना है, एपीआई रिस्पांस, यू नो, एपीआई रिस्पांस डॉट, यहाँ पर क्या केस, ये आपके पास फेलियर का केस है, तो ओके आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। एपीआई रिस्पांस डॉट स्टेटस क्या हो जाएगा 404, ठीक है। एपीआई रिस्पांस डॉट मैसेज क्या हो जाएगा, इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल समथिंग ऐसे दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर एपीआई रिस्पांस डॉट टोकन अपना जाएगा नहीं, डेटा भी आपका जाएगा नहीं, क्योंकि फेलियर का केस है। तो यहाँ पर तीन चीज आपको रिटर्न करानी है, और आप यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे ओके, और ओके के अंदर आप रिटर्न करा देंगे यहाँ पर किसको, आई मीन एपीआई रिस्पांस, नॉट यूजर, एपीआई रिस्पांस, ठीक है। और अगर सक्सेस लॉगिन होता है तो आपको सेम थिंग इधर वर्क करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, ओके विल बी द ट्रू, दिस वन इज द 200, यहाँ पर लॉगिन सक्सेस, ठीक है। और कुछ और चीजें होंगी एपीआई रिस्पांस में, अपना डेटा, इस बार डेटा जाएगा अपना यूजर का, जो डेटा आएगा वो रिस्पांस हो जाएगा। साथ के साथ एपीआई रिस्पांस में टोकन भी जनरेट होगा, जो कि आपको भेजना पड़ता है, ठीक है। सो टोकन इज व्हाट, अब बात आ गई टोकन क्या होगा। तो टोकन यहाँ JWT बना कर देगा, टोकन जो होगा वो JWT से जनरेट करेंगे हम लोग, JWT बना के देगा, जिसको हम लोग क्लाइंट को भेजेंगे, ठीक है। ये रिस्पांस इस तरह से होगा। अभी हम कोई टोकन नहीं भेज रहे हैं, लेकिन टोकन हम लोग भेजेंगे आने वाले टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा साइन इन का प्रोसेस हो गया। जैसे हमें साइन इन करना है, इसमें केवल एक ही चीज मिसिंग है, जो कि आपको टोकन है, टोकन जनरेट हो जाएगा, ये वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यू कैन इम्प्लीमेंट द साइन अप, साइन अप भी ऐसे इंप्लीमेंट होगा। तो साइन अप में भी हम लोग लगभग ऐसे ही कोड करते हैं। तो मैं आपको एक बार इसको करके दिखा देता हूँ, बाकी इम्प्लीमेंटेशन इसका कल होगा। You can call the sign up model, not this one, sign up model, sign up। और sign up में बेसिकली क्या है, अगर आपका नल आ गया तो साइन अप में आपने किया क्या है, चेक किया यूजर को, और आपने केवल ऐड करके रिटर्न करा दिया ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पर केवल सिंपली ऐड कराया है। तो अगर यूजर हमारे पास मॉडल नल आ रहा है, तब तो ये काम करेंगे। साइन अप में यहाँ पर होगा क्या कि कुछ तो ऐसा आना नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एपीआई रिस्पांस सेट कर देंगे आप। एपीआई रिस्पांस ये ओके हो गया, 200 यूजर क्रिएटेड, सक्सेसफुली। डेटा अपना हो गया यूजर, जो यूजर बन के आया। टोकन यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि लॉगिन इस पर टोकन आपका नहीं जाता है, ठीक है। ये अपना एपीआई रिस्पांस हो गया साइन अप का। और अगर ऐसा नहीं है तो बैड रिक्वेस्ट तो होगी ही, जो बैड रिक्वेस्ट यूजर को मिल जाएगी। तो ठीक है, साइन अप का, साइन इन का काम हो गया है।
अब बाकी जो रेस्ट ऑफ टास्क है मैं कल बताऊंगा इसे। कल टोकन, और आप लोग क्या करेंगे, JWT के बारे में पढ़ेंगे। दिस वन इज साइट JWT, इसके बारे में पढ़ के आना अच्छे से। ये इम्प्लीमेंट करना सीख लिया, मान लो एपीआई का आपने आधा काम सीख लिया इसके बारे में। ठीक है, चलो।